देखना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। विदेशी निवेश पर सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा एविएशन में मिली 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखीमपुर खीरी के विधायक रोमी साहनी और हरदोई मल्लावा के विधायक ब्रजेश कुमार को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मायावती ने लिया यह एक्शन। कैराना मामले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने कैराना पर दी झूठी रिपोर्ट। मोदी सरकार पर साधा निशाना। पूछा, क्या आ गए अच्छे दिन? कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को राहत। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट को बताए सीबीआई। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। और दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने भी जमाया रंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति कहे या अपने नेताओं के बेलगाम बयान पर रोक लगाने में नाकामी, इन दिनों बीजेपी के कुछ नेताओं के विवादित, भड़काऊ और अनाप शनाप बयानों ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब चुनाव करीब आता है, बीजेपी अपने हिंदूवादी एजेंडे को लेकर सक्रिय हो जाती है और कोई न कोई शिगुफा छोड़ा जाता है। ऐसे में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर का राग अलाप योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान राम के मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब ढांचा ढाने से कोई नहीं रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा? यह लाइन है योगी आदित्यनाथ की, जो उन्होंने अपने बयान में कही है। अब इस बयान को आप क्या कहेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान भड़काऊ नहीं है? उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के भी बोल कुछ ऐसे ही हैं। कठेरिया ने शिक्षा के भगवाकरण की बात कही है। कठेरिया का कहना है कि देश में भगवाकरण होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा वो जरूर होगा, चाहे वो भगवाकरण हो या फिर संघवाद या फिर कुछ भी हो। हालांकि वो इस पर बाद में सफाई देते भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जो देश हित में होगा वो होगा, चाहे भगवा रंग हो या कोई और, जो देश हित में होगा उसे लागू किया जाएगा। भगवा रंग देखने का नजरिया बदलना होगा। सवाल है कि देश हित में सिर्फ भगवा रंग ही क्यों, हरा या लाल रंग क्यों नहीं? दूसरे रंगों को भी देखने का नजरिया बदला जा सकता है। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी कुछ इसी तरह के सुर दिखाई दिए। किसी जगह का नाम लिए बगैर यूपी में हिंदुओं के पलायन को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का पलायन रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कैराना का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना वहीं था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, भारत में भी हिंदुओं का पलायन हो रहा है। विस्थापन की खबरें दुखदाई और परेशान करने वाली हैं। शासन लोगों के मन से निराशा को दूर करने का काम करे। शिवाजी ने हिंदुओं को एकजुट किया और शिवाजी का अनुसरण करने की जरूरत है। अब सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी संघ प्रमुख की बात मानकर शिवाजी का अनुकरण करेंगे या करना चाहेंगे? सवाल है कि क्या यूपी चुनावों से पहले भगवाकरण की तैयारी में है संघ और बीजेपी? विपक्ष का मानना है कि यूपी चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण को टारगेट करते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है? आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले बीजेपी नेताओं के विवादित और भड़काऊ बयान क्यों आने लगे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कई बार कहा है कि यूपी चुनाव का मुद्दा राम मंदिर नहीं है बल्कि विकास है। तो फिर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर मुद्दे को हवा क्यों दे रहे हैं?
बीजेपी नेताओं और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी चुनाव में पार्टी हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम कर रही है। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर। और आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जिशान हैदर साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जिशान हैदर साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्रेय शुक्ला आज की इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। श्रेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ से प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ अरशद खान साहब जुड़े हुए हैं, नेता राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। अरशद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में डिबेट में हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ेंगी, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। आज की डिबेट में बहुत सारे सवाल अनिला सिंह जी से ही हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करेंगे अब से थोड़ी देर में। हम सबसे पहले श्रेय आपके पास आना चाहेंगे। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए बीजेपी की तरफ से, चाहे यह कह लिया जाए कि साहब हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो डेवलपमेंट है, चाहे यह कह लिया जाए कि 2014 से लेकर अब तक हम सिर्फ सबका साथ सबके विकास के नारे पर ही फोकस किए हुए हैं, लेकिन असल चेहरा वो है जो हमें कई बार कटेरिया साहब के बयानों में, कई बार साक्षी महाराज के बयानों में, कई बार योगी आदित्यनाथ के बयानों में दिखाई देता है। बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति पर हिंदुत्ववादी एजेंडे पर ही टिकी है। श्रेय, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? देखिए, अगर बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, और जिस तरह से बयान आ रहे हैं जो दूसरे नेता हैं जिनको कहा जाता है हिंदू कट्टरवादी नेता, उन सबके बयान आ रहे हैं, उन सबके बयानों से साफ जाहिर है कि इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। लेकिन जिस बात पर आज चर्चा हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है, उनको मुझे लगता है वो ये भूल गए हैं कि वो इस देश की एक संसदीय सीट के सांसद हैं, और उनको जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक धर्म विशेष के नेता हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो धर्म विशेष के नेता हैं, वो सबके नेता हैं। और जैसा आपने कहा, मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या इसी तरह सबका साथ और सबका विकास होगा? और अगर बात की जाए कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से जो उनके बयानों में विवादों की एक कहा जाए चाशनी दिखने को मिलती है, वो ये शायद भूल रहे हैं कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में विकास के मुद्दे पर ही बात की गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, अयोध्या में फैजाबाद में एक रैली हो रही थी, उसको संबोधित करना था मोदी जी को जी। वो वहां पर आए, उससे पहले वहां पे राम की पीछे बैकग्राउंड में उनकी एक फोटो लगी थी, लेकिन उस फोटो को हटा दिया गया। तो वो ये भी जानते हैं कि अब जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो युवा वर्ग है वो इन सब बातों में नहीं आने वाला है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ये नेता थोड़े बेलगाम हो गए हैं और बार बार मुसीबत खड़ी करते हैं पार्टी आलाकमान के लिए, और बार बार उनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये इनका निजी बयान है, इस निजी बयान से इस पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन अब जवाबदेही की बात है कि किस तरह की जवाबदेही इन लोगों की तय की जाए, ताकि ये जो पूरे प्रदेश में या देश में इस तरह का विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के लोगों पे लगाम कसी जाए और इस तरह के लोगों को पार्टी कुछ ना कुछ इस तरह के लोगों पर कार्रवाई भी करे। जी, आप तो अच्छी तरह समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासत को, और कई दशकों से इस प्रदेश में चुनाव आपने देखे हैं। हम टेलीविजन की भाषा में या पत्रकारीय भाषा में अक्सर ये कहते हैं कि बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम लगने की जरूरत है या ये बेलगाम हो गए हैं। क्या हम ये माने कि ये जो बेलगाम होना है इसमें एक तरह की सहमति है? क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों में तो कम से कम 2014 के बाद लगाम जैसी कोई स्थिति नहीं देखते। एक उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं, और तमाम आशंकाएं भी जाहिर की जाती हैं श्रेय, कि चाहे सबका साथ सबका विकास का जितना नारा दे लिया जाए, चाहे डेवलपमेंट की बातें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने सार्वजनिक मंचों से बोल ली जाए, लेकिन अंत में वहीं आकर टिकना है बीजेपी को, यानी हिंदुत्ववादी एजेंडा और राम मंदिर। क्या हम ये माने कि बीजेपी उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर चल रही है? देखिए, बीजेपी
अगर कहा जाए कि कट्टर हिंदूवाद, जिस तरह की योगी आदित्यनाथ का बयान है, वो कट्टर हिंदूवाद की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर बीजेपी का ये एजेंडा है तो वो बहुत खतरनाक रास्ते पे चल रही है, क्योंकि पूरे अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ लोकसभा सीटों के देखे जाएं तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको कट्टरता नहीं नजर आएगी। विकास की बातें की गई, विकास के मुद्दे की बातें की गई। हाँ, ये जरूर है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश था उसमें वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। उस ध्रुवीकरण का एक कारण थे कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और उस वजह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहा जाए कि रिवर्स पोलराइजेशन हुआ था। जो हिंदू था वो एक तरह से इकट्ठा होने की तरफ मुड़ गया था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की सच की बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश इस तरह की बातों को नहीं पसंद करता है और ना ही वो पसंद करना चाहता है। ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मोदी का एक ऑप्शन दिखा, बीजेपी का एक ऑप्शन दिखा और उसको उस पर वोट किया गया। लेकिन इसके अगर दूसरा एक पहलू और देखें कि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। मैं कई बयान भी बता सकता हूं कि जो नेताओं ने कई बयान दिए, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए जिसपे आलाकमान की किरकिरी हुई। इसी तरह समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। तो ये इसका रिएक्शन भी देखने को मिला था। और जहां तक कहा जाए कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस राह पे पूरी उतरेगी, मुझे इस पे शक लगता है। क्योंकि आपको याद होगा कि राम मंदिर मुद्दे से जब इन्होंने किनारा किया है उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में 73 सीटें पाई हैं। उससे पहले की जो चुनाव थे उसमें इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिली। तो ये जग जाहिर बात है कि अगर वो सिर्फ कट्टरवाद की तरफ चलेंगे तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 47% जो है वो युवा वर्ग है और युवा वर्ग ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और आपके विश्लेषण पर बीजेपी के नेताओं को गौर करना चाहिए। ये देखना होगा कि एक आपके विश्लेषण पर बीजेपी के नेताओं को गौर करना चाहिए। अब ये कहना चाहेंगे, अनिला सिंह जी को हम वेलकम करते हैं, हम उनके पास सवालों को लेकर जाएं। इससे पहले एक टिप्पणी हम अरशद खान और जिशान हैदर साहब से लेना चाहते हैं। अरशद खान साहब, पहले आपसे जानना चाहते हैं क्या है समाजवादी पार्टी का रिएक्शन जब योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं गोरखपुर से, वो ये कहें कि अगर हम मस्जिद ढा सकते हैं तो मंदिर बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है उनके इस बयान को? देखिए, समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के इस बयान की हम निंदा करते हैं। ये बयान जो है असंवैधानिक है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक सांसद भी हैं और एक देश में कानून बनाने की जरूरत है कि जो लोग मौलिक अधिकारों के खिलाफ या देश तोड़ने वाले या संविधान विरोधी बयान दें, ऐसे लोगों के खिलाफ उस बयान के आधार पर रासुका लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 साल पहले बनी थी जी, मोदी जी ने बहुत सारे नारे दिए थे, बहुत सारे वादे किए थे, एक भी वादा नहीं पूरा किया। तो मोदी जी ने जनता सवाल करेगी कि भाई ये 15 लाख 20 लाख रुपए कहाँ गए। सबको कहे थे कि 15-20 लाख रुपया सभी के खाते में पहुंच जाएगा, सभी गरीबों को मुफ्त में मिल जाएगा, काला धन ले आएंगे, वो आज तक नहीं आया। और जो वादे किए थे नौकरी देने के, रोजगार देने के, जब पूरे नहीं हुए जी, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पहले आगरा से शुरू किया धर्मांतरण। तो वो लव जिहाद ले आए, फिर धर्मांतरण ले आए। आगरा में 200-250 मुसलमानों को, गरीबों को ले आए बीपीएल वगैरह के नाम पर और टीका वगैरह लगा के कहा कि खान साहब वो कहानी बड़ी पुरानी हो गई। नहीं, हमको धोखा। अरशद खान साहब वो कहानी थोड़ी पुरानी हो गई। हम बिल्कुल ताजा स्थिति पर रहना चाहते हैं। खान साहब ये बताइए कि आप तो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी के सीनियर लीडर, हमें ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान, सर ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान आपकी नजर में भड़काऊ बयान है या नहीं? चाहे कठेरिया जी हैं। अरशद खान साहब, हमारा सवाल लीजिए, आपकी नजर में ये भड़काऊ बयान है या नहीं? कि हमारी सरकार कानून का पालन करेगी। सन 1991 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, फिर आप काफी पीछे चले गए। बचाया था। नहीं, अगर ये भड़काऊ नहीं, ये माहौल खराब करने की कोशिश है या नहीं? सन 1992 में मुलायम अरशद खान साहब मुख्यमंत्री रहे होते। ये माहौल खराब करने की कोशिश है या नहीं है आपके नजरिए में? हाँ, बिल्कुल। प्राची जी का बयान, कटेरिया जी का बयान। अब सवाल ये है खान साहब, अरशद खान साहब, सवाल ये है, और देखिए ये चुनौती आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार दे चुके हैं। ये चुनौती बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार दे चुके हैं। जब बजरंग दल के कैंप लगे थे तब भी
और कैराना में ये नसीहत तो आपको बार बार दी जाती है। सवाल ये कि जब ये सब कुछ हो रहा है और आप मानते भी हैं, बहुत पारसी जैन खान साहब सुनिए तो, साथ लेके चलती है। अरशद खान साहब सवाल लीजिए, जब ये सब कुछ हो रहा है और आप मान रहे हैं कि ये हो रहा है, तो आप वो कड़ी कार्रवाई कब करेंगे जिसे टेलीविजन पर अक्सर कहते रहते हैं? सिंह यादव ने हमेशा मोहब्बत की बुनियाद पर राजनीति ओहो, वो किया, सारी भाईचारे की बुनियादें बुनियाद ठीक पर है। अब सवाल तो राजनीति सुनिए अरशद खान किया, साहब, खुशहाली की बुनियाद पर अरशद राजनीति खान किया। साहब सवाल सुनिए। हमारा सवाल यह है कि जब आपको पता है कि यह भड़काऊ बयान है, आपको पता है कि इससे जो प्रदेश की फिजा है वो खराब हो सकती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी फिर कब निभाएगी? और टेलीविजन पर नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं कि कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी, वो होगी या नहीं होगी, या वो सिर्फ दिखावा है, वो जुमला है? योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी होगी, सरकार करेगी या नहीं करेगी माहौल को बिगाड़ने के लिए? आवाज काफी देर से नहीं आ रही है। ठीक है खान साहब, आते हैं हम आपके पास। हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अनिला जी, आपका बहुत स्वागत है। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी का असली चेहरा कौन सा है? वो जो प्रधानमंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, या वो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, रामशंकर कठेरिया कह रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा बयान रामशंकर कठेरिया जी ने दे दिया या योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया जिसको ये कहा जा रहा है कि विवादित बोल। जो रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भगवाकरण से देश का भला होगा। अनिला जी, रामशंकर कठेरिया जी ने कहा कि भगवाकरण से देश का भला होगा, विवादित नहीं है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम मस्जिद गिरा सकते हैं तो मंदिर बना भी सकते हैं। मतलब धमकी दी जा रही है एक तरह से सीधे तौर पर। नहीं, मंदिर तो बनाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। कैसे? आपको भी पता है कि नहीं, केस कैसे? तो सबजुडिस है। नहीं, सबजुडिस है ना? नहीं, सबजुडिस है ना मैम? प्रणाली में हमें विश्वास है। नहीं, अनिला जी, सबजुडिस है ना? कर रहे हैं। ओहो, ये बात तो योगी आदित्यनाथ को भी पता होगी कि वो मामला सबजुडिस है। फिर इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि हम मस्जिद गिरा सकते हैं तो मंदिर बना सकते हैं? कहा है कि भाई मंदिर गिर गया है, उसको हम बनाएंगे। गिर गया नहीं है, क्या गलत कहा जा रहा है? नहीं, आपको लग रहा है कि उन्होंने बड़ा सॉफ्ट तरीके से कहा। नहीं, जैसे नहीं अनिला जी, आपको लग रहा है कि उन्होंने बड़े साधारण तरीके से कहा। आवाज बहुत डिस्टर्ब्ड है। अनिला जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? अनिला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मैम? बहुत ज्यादा कट रही है, इसलिए अगर एक ठीक है, हम आपकी आवाज ठीक कराते हैं। आपसे आज काफी सवाल हैं अनिला जी, काफी सवाल हैं। लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में 92 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है? क्या 2017 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कुछ भी कर गुजरने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है? क्या दो चेहरे बीजेपी के हो गए? कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अनिला जी, जिनके जवाब आपको दे रहे हैं। जिशान हैदर साहब, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस पूरे मामले को? क्या ये उतना ही सरल मसला है जितना अनिला जी बता रहे हैं कि कठेरिया साहब ने यह कह दिया तो क्या दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया तो उन्होंने साधारण सी बात कह दी? दिक्कत नहीं राजीव जी, मैं सीधे से एक बात कह रही हूँ। मुझे एक बात कह लेने दीजिए। मैं बहुत देर से जुड़ी हुई हूँ और कनेक्शन भी अच्छा नहीं है। मैं मात्र केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस चीज पे आपत्ति उठाते हैं कि भगवा शब्द पे, कृपया करके भगवा का अर्थ जान ले। उसका अर्थ जान लेंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जब इसको तोड़ मरोड़ के कहा जाता है विवादित बयान। नहीं तो आप तिरंगा कह सकते थे। आप भगवा का अगर सिर्फ भगवा ही क्यों? नहीं, सिर्फ भगवा ही क्यों? सवाल तो ये भगवा रंग जो है हमारे तिरंगे में भी होता है। क्या ये इतना खराब है? नहीं, वो तिरंगे का एक रंग बात से जोड़ रहे हैं। नहीं, वो तिरंगे का एक रंग है अनिला जी, वो पूरा तिरंगा नहीं है। तिरंगे का एक रंग है, तिरंगे में दो और भी रंग है, उनकी भी चर्चा कभी कर ली जाए। कि अगर भगवा रंग इतना खराब होता, अक्सर जो है चैनल्स पे बैठती हूँ और ये दोष दिया जाता है कि सैफरन टेररिज्म। क्या मतलब है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, नहीं, ये टेररिज्म से जोड़कर बात नहीं की। अर्थ पता है? नहीं, ये टेररिज्म पता है? नहीं, टेररिज्म से जोड़कर ये बात नहीं है रामशंकर कठेरिया के अनिला जी। नहीं, भगवाकरण जिस अर्थ में कहा जा रहा है वो आपके हिंदूवादी एजेंडे से जोड़ के कहा जा रहा है अनिला जी। नहीं अनिला जी, भगवाकरण का अर्थ ये है कि क्या रामशंकर कठेरिया ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदूवादी एजेंडा आगे बढ़ेगा तो ही देश का भला होगा?
राजीव जी, आपसे एक मैं बहुत बहुत छोटी सी चीज पूछती हूँ। बस जिशान जी आ रहे हैं, अनिला जी को खत्म करने दीजिए, फिर आ रहे हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। अगर अफ्रीका के जंगल में कोई हाथी पाया जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपको पता है कि हिंदू शब्द कहां से आया है, हिंदुस्तान कहां से आया है? जो हिमालय और हिंदू सागर के बीच का जो क्षेत्र था वो हिंदू था। उसमें रहने वाले, चाहे वो एक अर्थवर्म भी हो, केचुआ भी हो, एक तितली भी हो, उस धरती पे अगर पाई जाएगी तो वो हिंदू कहलाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये क्षेत्र का मामला है और इसको आप भगवाकरण को आप जोड़ देते हैं इस देश की धरती से, भारत की धरती से। यहाँ हिंदू जो है आप इसको धर्म से मत जोड़िए, भगवा को आप धर्म से मत जोड़िए। भगवा का अर्थ अपने आप में होता है संपदा, प्योरिटी, प्रोग्रेस। आप उससे जोड़िए, अर्थ जानिए। बहुत गलत बात है कि कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं या सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो होते हैं, इसको अपनी मंशा को आगे बढ़ाने के लिए इन शब्दों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करते हैं। मतलब हिंदू आ गया है, सच्चाई सामने, मतलब हिंदू का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं। अनिला जी, हम बिल्कुल सरल करते चले अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि तमाम दर्शक देख रहे होंगे। हिंदू का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में मैं भी रह रही हूँ, जिशान भाई भी रह रहे हैं, खान भाई भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं। अच्छा। हम सब हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, और ये गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, हिंदू है। ये बिल्कुल भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम नहीं जोड़ेंगे। अब ये बताइए कि ये जो बात आप कह रही हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी पता होंगी, तो उनके नजरिए में फिर वो सबका साथ सबका विकास क्या है? अगर इतना व्यापक है हिंदू शब्द, नहीं सुन लीजिए, अगर इतना व्यापक है हिंदू शब्द का अर्थ, तो वो ये कह देते कि हिंदू का विकास मतलब हिंदुस्तान का विकास। ये नारा इस तरह से भी बनाया जा सकता था। राजीव जी बहुत मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार से आप इस देश को विभाजित नहीं कर सकते हैं। जब मतलब अनिला जी, हमारी आपत्ति यह है कि बीजेपी के नेता चाहे जिस तरीके से विभाजित कर, नहीं अपनी सुविधा से जब चाहे जैसे बयान दे ले। नहीं पार्टी की जो ऊपर की लीडरशिप है वो एक तरह का बयान दे, पार्टी की जो नीचे की लीडरशिप है वो अपनी सुविधा से बयान दे, कभी किसी पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए। मतलब क्या कह रहे हैं? सारी सुविधा सारी सुविधा सिर्फ बीजेपी को मिली हुई, सारी सुविधा सिर्फ बीजेपी को मिली हुई। अर्थ समझा रही हूं। नहीं क्यों समझा रहे हैं? सारी सुविधा सिर्फ बीजेपी को मिली हुई है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बयान को कंडेम क्यों नहीं करती? नहीं, आप एक तरह की इनसिक्योरिटी फील कराना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने कहा है पूरा देश, नहीं आप उत्तर प्रदेश में, नहीं आप उत्तर प्रदेश में उसी हिंदूवादी एजेंडे के आसपास घूम रहे हैं। इन सब शब्दों के लिए भी लोगों को भ्रमित किया जाता है। उसी प्रकार से हो सकता है कौन कर रहा है? नहीं ये भ्रमित कौन कर रहा है? लोगों के मन में भ्रमित कौन कर रहा है मैम? कौन भ्रमित कर रहा है? कौन भ्रमित कर रहा है? भ्रमित मैंने तो बोला ना कि राजनीतिक दल जो हैं वो और कुछ लेफ्टिस्ट लोग जो हैं जो अपने उन राजनीतिक दलों में बीजेपी है या नहीं? भ्रमित करते हैं। उन राजनीतिक दलों में मैम बीजेपी है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही कहती है कोई रंग बुरा नहीं होता है। आप लोगों ने भगवान अरशद खान साहब सुन लीजिए, हिंदू से बोला जाता है वो वे ऑफ लिविंग है, जेल में बांटने का जरिया बना हम तो खुद ही बोलते हैं इस बात को। और सबका साथ सबका विकास ये है कि इस समाज में रहने वाले हर श्रेणी का व्यक्ति का विकास, चाहे जिशान वो हैदर साहब, उद्योगपति हो और जिशान हैदर वो साहब खेत पे काम करने ठीक है। अभी हम श्रेय शुक्ला के पास जाएंगे, जरा समझेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसमें जमीनी सच कितना है। हम जरा जिशान हैदर साहब से टिप्पणी ले लें। जिशान हैदर साहब, क्या चीजें उतनी ही सरल हैं जितनी अनिला जी बता रही हैं? क्या वाकई हम सबसे समझने में और देखने में कुछ भूल हो रही है? क्या वाकई हम बीजेपी की जो व्यापकता की थ्योरी है उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, और जो दोष है वो हमारी आपकी नजर में ही है? बीजेपी कुछ और समझाने की कोशिश कर रही है, हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। राजीव जी देखिए, अनिला जी मुद्दे पे बात ना करके इतनी देर से तब से गोल गोल घुमा रही हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दों की बात नहीं करी जो आज का एजेंडा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा देके मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा और उत्तर प्रदेश से 73 सीटें जीती। और जैसे श्रेय जी ने कहा
कि वो सबका साथ सबके विकास के नारे पे ही वोट पाए और जनता ने उनको 73 यहां से सांसद दिए। आज भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं छुपी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। अमित शाह एंड मोदी जी, दो लोग उस पार्टी को चला रहे हैं और वहां जिस तरह से आज पार्टी चल रही है, उनके बिना पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब हो क्या रहा है, ये जितने नेता 2 साल में, चाहे साध्वी जी हो, चाहे साक्षी जी हो, चाहे योगी जी हो, जितने, चाहे संगीत सोम जी हो, जितने नेता हैं, ये लगातार जो अनर्गल बयान दे रहे हैं 2 साल से, उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई एक भी नेता पे करती 2 साल में, तो अब तक ये सारे बयान देना इन लोगों ने बंद कर दिए होते। लेकिन इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। वो चाहते हैं कि तुम बोलते रहो, हम उसके ऊपर हम ये कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और तुम वहां अपना जो एक हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसे बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, जिस तरह से बेवकूफ बनाया है पहले भी, वो चलता रहे प्रदेश के अंदर। और प्रदेश का, क्योंकि 2017 का उन्होंने भांप लिया है कि जिस तरह से लोकसभा में जिस तरह से झूठ बोल के प्रदेश में 73 सीटें आई थी, जिस तरह से सपने दिखा के लाए थे, उनको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव उतना आसान नहीं है। तो वो चाहते हैं, और विधानसभा का चुनाव क्योंकि जिले वाइज 5-5, 6-6 विधानसभा, 8-8 विधानसभा एक संसद के उसमें होती हैं, उनको मालूम है कि छोटा चुनाव होता है, इसमें ये विकास का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा वो लोग नहीं बना सकते। और 2 साल में सबने देख भी लिया है कि कैसा उन्होंने विकास किया है। तो ये उनका एक हिडन एजेंडा है। वो कहते हैं तुम बोलते रहो और हम ये कहेंगे हम सबका विकास, अंडरस्टैंडिंग है, सहमति है, हिडन एजेंडा पे चल रहे हैं। और अनिला सिंह जी को भी अच्छी तरह पता है जी, सहमति है एक तरह की पार्टी के भीतर। बिल्कुल, ये सहमति है और ये सहमति के साथ चल रहा है। आप खुद बताइए राजीव जी, पिछले 2 साल में इनके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, लेकिन वहां पे एक पत्ता भी उनके बिना पूछे नहीं हिलता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर से सहमति है कि तुम बोलते रहो, तुम ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहो, हम उस पर चुप रहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम सबका साथ और सबका विकास के साथ बढ़ेंगे। श्रेय जी, क्या वाकई ये स्थिति है? एक और दूसरा जो अनिला जी कह रहे हैं, उन्होंने जिस व्यापकता की बात कही, आप तो बहुत दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, क्या वाकई चीजें उतनी सरल हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में? श्रेय जी, देखिए राजीव, जिस तरह की बात अभी अनिला सिंह जी कह रही थी, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वो बहुत, हो सकता है कि बहुत बड़े विस्तृत तरीके से वो बातों को समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं एक पत्रकार हूं, देश का नागरिक हूं और एक आम वोटर हूं उत्तर प्रदेश का। मुझे इनकी बातों को सुनकर एक शेर याद आ गया कि उतर आना जल्द ही तुम आसमां की बुलंदी से, हमें जमीन के मसाइल पे बात करना है। तो हमें बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बात करना है। और भगवाकरण की, अगर भगवा शब्द की बात की जाती है तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। भगवा जो शब्द है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, जिस चीजों को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, क्या एक सांसद का ये बयान कि हमने मस्जिद गिरा दी, अब हम मंदिर भी बना देंगे, क्या इस बयान को वो स्वीकार करती हैं और उनकी पार्टी जो है वो स्वीकार करती है इस बयान को? अगर स्वीकार करती है तो प्लेटफॉर्म पे आकर कहें कि उनका बयान बहुत अच्छा था और जनता को बताएं कि ये बयान उनका बिल्कुल वाजिब था और हम आगे ऐसा करेंगे। तीसरी बात, अभी आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो मैं सभी सम्मानित लोगों से, बीजेपी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, बीजेपी के जिस तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं, और अनिला सिंह जी को बताना चाहूंगा कि जब जो मामला सब जुडिस होता है, उस मामले पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है। उसको माना जाता है कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, एक आम आदमी के तरीके से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं या उनके नेता दे रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का या देश का माहौल इस तरह के बयानों से बिगड़ेगा? अगर उनको नहीं लगता है तो ये उनको और उनकी पार्टी को सोचना है, बहुत अनिला जी जवाब दीजिए। मजबूती से सोचना होगा कि 2017 के चुनाव क्या इसी एजेंडे को लेकर वो लड़ेंगे। अनिला जी जवाब। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगी कि जो जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि बीच बीच में आवाज़ चली जा रही है, कि जो सेकंड पार्ट मुझे समझ में आया कि योगी जी के विषय में शुक्ला जी कह रहे थे। देखिए, जब ये हमारे मंदिर का ढांचा ढहाया गया था
तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने बंदूकें चलाई थी और उसमें बहुत सारे हमारे जो कार्यसेवक थे वो शहीद हुए थे। सरयू का रंग ढाई गई थी, लाल मंदिर का ढांचा नहीं ढाया गया था। और क्यों कर दिया था यहाँ पर उस विषय पे मुझे बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश इस चीज़ को जानता है। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जिसको लगता है कि जाति हुई है, उन सब लोगों के साथ जो सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं, जाति हुई है, उनको बहुत दुख पहुंचा है। और सबको ये आशा है कि एक ना एक दिन जो है उच्चतम न्यायालय जो है वो हमारे फेवर यादव जी ने संविधान फैसला देगा था। और वहाँ पे पुनः निर्माण खान साहब आ रहे हैं, बस आपकी की बारी है, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, अनिला जी को पूरा करने दीजिए। हाँ। और योगी जी आपको पता है जैसे वो योगी हैं, ईश्वर खान साहब आप समाजवादी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को इतनी ही बड़ी दिक्कत है सनातन धर्म के लोगों को जो सनातन धर्म को मानते हैं उन लोगों से, ये इतनी ही तकलीफ है कि वहाँ पे जो कहा जाता है बाबरी मस्जिद का ढांचा, मैं बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं कहूँगी, तो जो वहाँ थाना है उस थाने का नाम है राम लल्ला। बदल दीजिए ना नाम, कुछ और रख दीजिए, बाबरी थाना रखवा दीजिए या कुछ भी रखवा दीजिए, रामलल्ला के नाम से 100 मीटर पे जो थाना है उसका नाम क्यों नहीं बदलवाते हैं? और श्रेय का जो पॉइंटेड सवाल है अनिला जी, आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। देखिए उनका जो बड़ा ये दिखाना चाहते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की थ्योरी ही इतनी बड़ी थ्योरी है, अनिला जी सवाल लीजिए, जो है अनिला जी श्रेय शुक्ला के सवाल का जवाब दीजिए। अनिला जी देखिए, विषय से डाइवर्ट मत होइए, विषय से डाइवर्ट मत होइए, इधर उधर दाएं बाएं मत जाइए। नहीं, अरशद खान साहब रुक जाइए, सर रुक जाइए, अरशद खान साहब। हम उस थाने का नाम भी नहीं बदलेंगे। नहीं, खान साहब, रामलला थाने का नाम बदलना है या नहीं बदलना है, आज का विषय ये नहीं। मुलायम सिंह यादव जी ने एक मिनट, खान साहब, यादव जी ने जो किया उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, अगर अनिला जी ये कहती है, पॉइंटेड सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की राय क्या बीजेपी की राय, राजनीति करना चाहती है? नहीं, योगी आदित्यनाथ की राय क्या बीजेपी की राय है, ये बताइए। मंदिर का ढांचा अनिला सिंह जी, अरे बदलो ना नाम। अनिला सिंह जी, आप श्रेय शुक्ला के सवाल से जानबूझ के बच रही हैं। श्री राम को मानने वाले लोग तो देखें। एक अनिला मुलायम जी, सिंह यादव की सरकार में कितना दम है? ठीक है, वो देखेंगे हम आगे, लेकिन आज की डिबेट में आपसे सीधा सवाल अनिला जी ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो संविधान का पालन किया, और ठीक है, अगर मुलायम सिंह ठीक है खान साहब, ठीक है, बड़े मुद्दे को समझिए, बड़े मुद्दे को समझिए। अगर संविधान का इतना बड़ा पालन किया था तो बाद में अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं थी नेताजी को, जरा समझिए बात को। अनिला जी, हमारा सीधा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बयान पार्टी लाइन पर है? क्या यही पार्टी की बड़ी राय है और विकास का जो नारा है वो ढकोसला है? ये बता दीजिए, पार्टी खड़ी है योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ या नहीं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर दूंगी जो आपने प्रश्न किया है। श्रेय शुक्ला का प्रश्न, जो हम कहते हैं कि विकास हमारा एजेंडा है, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जहां पर भी चुनाव है, हम उसी एजेंडा के साथ आगे जाएंगे। राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में है, हम प्रतिबद्ध हैं राम मंदिर बनाने के लिए, परंतु इस देश के हम एक ऐसे नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ की न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, तो जैसे ही उच्चतम न्यायालय अपना जुरिस्डिक्शन देगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जुरिस्डिक्शन यही देगा कि वहां पे राम मंदिर होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी फैसला वही था। तो हम इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वो फैसला आएगा तो वहां पे राम मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के बयान की यही भाषा और यही भाव था? देखिए, शब्दों का खेल कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ऐसा तो नहीं कि शब्दों के इस खेल से भावनाओं का खेल खेला जा रहा हो? अनिला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भावनाओं का खेल बीजेपी का वो हिडन एजेंडा हो जिसकी तरफ जिशान हैदर साहब इशारा कर रहे हैं? अनिला जी, सवाल पहुंचा आप तक? सवाल यह है कि शब्दों के इस खेल से ही भावनाओं का खेल तो नहीं खेला जा रहा है कहीं?
देखिए अनिला राजीव जी ने अभी इस तक देश बात में, का निशांत जवाब जी, नहीं एक दिया। मिनट बस। पिछले 40 हमारे मिनट से भारतवर्ष बहस हो रही है। में योगी 80% आदित्यनाथ ने जिस जो तरह से हैं, चीज को कहा, वो आपने भी एक धर्म पूछा, को श्री मानने जी ने भी वाले पूछा, हैं, वो 20% सही कहा कि माइनॉरिटीज गलत हैं कहा। जिसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, एक छोटा सा अगर ब्रेक आप लें। ये कहते हैं कि अनिला भाई जी, हम वहाँ आज पे आपकी दिक्कत रामलला समझ रहे का हैं। मंदिर बनने मैम से देखिए, आज हम आपकी दिक्कत भावनाएं- समझ रहे हैं। भावनाओं का आज खेल आपके खेल रहे हैं, बयान और तो आप बोलने में कुछ वो भी कह धार दीजिए। नहीं है जो अक्सर हम यहाँ डिबेट्स हमारी में देखा भावनाएं करते श्री थे। राम के साथ और जुड़ी मुश्किल हुई ये हैं, है कि जब इसको भी हम आपकी बिल्कुल डबल नहीं स्टैंडर्ड नकारते हैं। रखता है, जब भी कोई पार्टी डबल स्टैंडर्ड रखती है, तो फिर वो धार बचती नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मैम। छोटे से ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो कई सवाल जरा समाजवादी पार्टी से भी होंगे, क्योंकि अरशद खान साहब जो आज के इस डिबेट में बैठे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पार्टी का। समाजवादी पार्टी को, सरकार को मालूम सब है, साजिश हो रही है ये भी मालूम है, इस बयान से माहौल बिगड़ रहा है ये भी मालूम है, लेकिन सरकार कर कुछ नहीं रही है। सिर्फ बयानों में सख्त और कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, इसी की परंपरा पूरी की जा रही है। अभी हम खान साहब से जब सवाल लेंगे, आप देखिएगा कि वो यही बात बोलेंगे कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 4.5 साल हो गए, अभी तक वो कड़ी कार्रवाई दिख नहीं रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।